गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इवेपोरेशन। हमने पढ़ा था इवेपोरेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इवेपोरेशन और बॉइलिंग में कुछ डिफरेंसेस किए थे। फिर हमने किए थे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, जिसमें आपने पढ़ा था सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। फिर आपने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड फेस का गैशियस फेस में चेंज होना इजी हो जाएगा, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा था ह्यूमिडिटी क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर या इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जितना ज़्यादा वाटर वेपर पहले से ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, जो भी हमारा लिक्विड है उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, यानी उसका लिक्विड का गैशियस फेस में चेंज होने को टाइम लगेगा, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से इवेपोरेशन कम हो जाता है। फिर आपने नेक्स्ट फैक्टर पढ़ा था, लास्ट आपका जो फैक्टर था वो विंड स्पीड था। तो विंड स्पीड का ये था कि जितनी तेज़ विंड चल रही होगी, है ना, जैसे कपड़े सुखाते हैं, हवा चल रही होती है, फ़ैन ऑन कर देते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं तो इवेपोरेट होने के बाद जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी वाटर वेपर हो जाती है। तो अगर विंड रहेगी तो वहाँ से वाटर वेपर को डिस्प्लेस करती जाएगी। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, मूवमेंट रहेगा, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन की जो एयर थी वो फ्री हो जाएगी, उसमें मॉइस्चर कम रहेगा, तो और ज़्यादा इवेपोरेशन जो है हो पाएगा। तो एयर के सर्कुलेशन की वजह से विंड स्पीड जो है वो भी असिस्ट करती है इवेपोरेशन को। ठीक, लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट है। इवेपोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफ़ेक्ट। हमने कहा कि इवेपोरेशन है चाहे बॉइलिंग है, दोनों में ही जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो वेपर फेस में या गैशियस फेस में जाते हैं। पर जब बॉइलिंग होती है तो बॉइलिंग में तो हमको बाकायदा, हमने कहा था कि जैसे पानी है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद हम जो है वाटर को गैशियस स्टेट में लेकर जा सकते हैं। पर इवेपोरेशन के केस में क्या होता है, इवेपोरेशन में आपको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके नहीं जाना होता, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। और यह जो हीट है, यहाँ हम हीट खुद सप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पर इवेपोरेशन होने के लिए हीट वो एटमॉस्फेयर से ही लेगा, सराउंडिंग से ही लेगा। तो क्योंकि हर एक को अगर लिक्विड को गैस में चेंज होना है तो उसकी कोई मिनिमम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। मैंने आपको बताई थी, हमने पहले पढ़ी थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती थी। इट इज़ द हीट कंटेंट या मिनिमम हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। तो मिनिमम हीट तो जो भी लिक्विड है किसी भी तरह का, चाहे वो चाय है, चाहे वो दूध है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जूस है, हर एक को अगर इवेपोरेट होना है तो उसे कोई मिनिमम हीट तो चाहिए होगी। वो उसकी मिनिमम हीट क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसे कहाँ से मिलती है, सराउंडिंग से ही मिल जाती है। तो जब भी जैसे पानी आपने स्पिल किया ओवर अ सरफेस, आप देखोगे कि वो वाटर इवेपोरेट होगा, थोड़ी देर में सूख जाएगा। पानी गिरा है तो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, पानी गिरा है सूख जाएगा, चाय गिरी है सूख जाएगी थोड़ी देर में। बट वो ड्राई होगी यानी कि इवेपोरेट होगी, तो इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए होगी। वो हीट वो कहाँ से ले लेती है, सराउंडिंग से ले लेती है, सराउंडिंग से हीट लेकर इवेपोरेट हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, हीट यूज़ हो गई तो सराउंडिंग की हीट जो है या जो सरफेस है, जिस सरफेस वो प्रेजेंट है, उसकी हीट क्या हो गई, कम हो गई। हीट कम हो गई तो वहाँ पर कैसा फील होगा, कूल फील होगा। कूलिंग इफेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, आप एक कपड़ा लो, गीला करो, हैंकी गीला करो और उसको अपने फेस पे रख दो, आप देखोगे ठंडा ठंडा फील होगा आपको। ठंडा ठंडा फील होने का रीज़न ये नहीं है कि पानी आपने अपने मुंह पे डाला है, पानी चाहे गर्म भी होगा ना, थोड़ा सा ठंडा पानी नहीं होगा तब भी यू विल बी फीलिंग कूल। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज कॉन्स्टेंट इवेपोरेशन का प्रोसेस वहाँ पे होता रहेगा। जो उस हैंकी की सर्फेस में वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आपके फेस की हीट को लेकर इवेपोरेट होते रहेंगे। वो इवेपोरेट होंगे तो आपके फेस को कूलिंग महसूस होगी।
इज दिस क्लियर? तो इसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जो रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, फ़िलहाल हम उन रीजनिंग क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है कि हम जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं सनी डेज़ मतलब गर्मियों के दिनों में फ्लोर के ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे छत के ऊपर, रूफ़ के ऊपर, या लोग जो रोड होती है उस पर भी जाकर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, पानी को छिड़कते हैं जाकर, और फिर जो है थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठंडा होता है हीट को ख़त्म करने के लिए। वो क्या कारण है उसका? जब आप वाटर फेंकोगे रोड के ऊपर तो रोड पे या जो सराउंडिंग्स में उस वक़्त हीट प्रेजेंट है, उस हीट को लेकर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करेंगे और लिक्विड फेस से किस फेस में चले जाएंगे? गैस फेस में। तो यहाँ जो कन्वर्जन होगा लिक्विड का गैसेस में कन्वर्जन, वो कैसे होगा? सराउंडिंग्स की हीट से। सराउंडिंग्स की हीट तो चली गई, कंज्यूम हो गई, तो सराउंडिंग्स की हीट कम हो गई, तो वहाँ पर कैसी हो गई? कूलिंग हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि मटका में रखा जो वाटर है, मटका वाटर है ना, वो हमेशा जो होता है कूल होता है। पानी मटके में रख देते हैं तो वो हमेशा कैसा रहता है? कूल रहता है। सुना ही होगा आपने। तो कूल क्यों रहता है? जो मटका होता है ना, उसके बॉडी के ऊपर मिट्टी का मटका होता है, आप जानते होंगे घड़ा मटका जिसके अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं, वो मिट्टी का बना हुआ होता है और उसकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे, पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स रहते हैं। तो क्या होता है, जब आप पानी को इसके अंदर डाल के रखते हो, स्टोर करके रखते हो, तो वाटर इस पोर्स के थ्रू हमेशा इस मटके की सरफेस पे आ जाएगा, यानी यहाँ गीला रहेगा मटका, यहाँ पानी रहेगा, सरफेस पे आ जाएगा। अब क्या होता है, जो सरफेस पे वाटर आया है ना, वो बाहर की हीट लेगा, ठीक है, बाहर की हीट लेगा या अंदर की हीट लेगा। जो सरफेस पे वाटर आ गया है वो क्या करेगा? ये जो अंदर की हीट है, उस अंदर की हीट को लेगा वाटर की, और यहाँ से इवेपोरेट होता रहेगा, बाहर जाता रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि उसने इनसाइड हीट को यूज़ किया अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड से किस में जाने के लिए? गैस में जाने के लिए, वेपर्स में जाने के लिए, तो अंदर वाला पानी है, जितना भी अंदर वाला वाटर प्रेजेंट है, वो सारा कैसे हो जाएगा? कूल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ मटका जो है वो वाटर को कूल करके रखता है, क्योंकि वो खुद से सेल्फ इवेपोरेट होता रहता है। सरफेस वाला वाटर कहाँ से हीट लेकर? पानी के अंदर जो हीट प्रेजेंट है उसको लेकर, मटके के अंदर जो हीट प्रेजेंट है या जो सरफेस पे हीट प्रेजेंट है उसको लेकर वो कूल होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, तो पीछे वाले वाटर को कूलिंग इफेक्ट वो दे देता है। ठीक है, फिर उसके अलावा जैसे मैं बोलूँ कि अगर हम परफ्यूम डालते हैं अपने ऊपर, तो परफ्यूम जब हम स्प्रे करते हैं तो उस टाइम भी कूल फील होता है। चाहे आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो, चाहे आप डिओड्रेंट स्प्रे कर रहे हो, उस टाइम भी कूलिंग फील होती है। कूलिंग फील क्यों होती है? क्योंकि परफ्यूम है या डिओड्रेंट है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आप जानते हो, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ऐसे ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, उसको हिला कर तो वो लिक्विड की तरह छटता है। ठीक है, तो जब आप इसको अपने ऊपर स्प्रे करते हो तो क्या होता है? ठंडा फील होता है एकदम, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर वो लिक्विड पार्टिकल्स आते ही आपकी बॉडी की हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाते हैं, इसीलिए कूलिंग इफेक्ट आपको वहाँ पर भी फील होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप एसीटोन जो है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, एसीटोन जो है नेल पेंट रिमूवर जो होता है, नेल पेंट रिमूवर को अगर आप, नेल पेंट रिमूवर नहीं तो अल्कोहल हो, ठीक है, अल्कोहल है, अल्कोहल वाली कोई भी चीज़ है, सैनिटाइज़र वगैरह ही होते हैं आजकल के, तो जैसे अल्कोहल, उसमें तो खैर अल्कोहल कंटेंट 70% से अबव ही होता है, बट अगर आपके पास एकदम ट्रू अल्कोहल है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, तो अगर वो हमारे पास प्रेजेंट है, आप उसको लोगे, अपने हाथ पे रखोगे, तो उसका भी मतलब बहुत इजीली वो जो है हीट को लेकर, आपकी बॉडी की हीट को लेकर लिक्विड स्टेट से किस में चली जाती है? वेपर स्टेट में चली जाती है, इसलिए वहाँ पर भी आपको क्या फील होती है? कूलिंग फील होती है। इज दिस क्लियर? फिर जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स, ये बहुत क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स, समर्स में हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए?
वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स। तो उसका रीज़न ये है, सुना ही होगा आपने, गर्मियाँ आ गई हैं कॉटन के कपड़े पहनो। तो कॉटन के कपड़े का रीज़न ये है कि जो जैसे हमारी बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली स्वेट होती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा बाहर चल रहे हैं, गर्मियाँ हैं, तो पसीना तो आता ही है, स्वेटिंग होती है। तो अगर हमारे पास कॉटन का क्लोथ प्रेजेंट होगा तो क्या होता है कि जो कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। ठीक है, कॉटन जो है बहुत अच्छे से, कॉटन के अंदर पोर्स होते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमारी बॉडी पे जो भी स्वेट आता है ना, कॉटन उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करके क्या होगा, अब वो स्वेट जो है वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा हमारी बॉडी के एब्जॉर्ब होने के। तो सरफेस पे आ गया तो बाहर की सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से हीट ले लेकर स्वेट जो है वो वेपर फेस में चेंज होता रहेगा, यानी हमारी बॉडी ब्रीद कर पाएगी कॉटन के क्लोथ्स में। पर्सपिरेशन जो है, पर्सपिरेशन मतलब इजी जो स्वेटिंग हुई और उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुई और वो स्वेट जो है एटमॉस्फेयर में चला गया, परस्पायर करना कहते हैं इसे, या पर्सपिरेशन कहते हैं, तो वो जो है ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए और जो क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे जो ग्लासेस होते हैं ठंडे पानी के, जैसे आपने या फ्रिज में से बॉटल निकाली आपने रेफ्रिजरेटर में से, तो आप देखोगे अगर बहुत चिल पानी उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसके आसपास जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। या जैसे ग्लास रखा आपने, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा जूस उसके अंदर आपने डाला, कोल्ड ड्रिंक डाली है, तो उस ग्लास के आसपास पानी की बूंद आ जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आती कहाँ से है? क्या उस ग्लास के अंदर रखा हुआ पानी बाहर आ जाता है? ऐसा तो नहीं होता होगा, है ना। तो क्या होता है एक्चुअली में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे सपोज़ मेरे पास ये ग्लास है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एकदम आइस वाला पानी है, आइस वाटर है, बहुत कूल वाटर है। ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर प्रेजेंट है। आपने पढ़ा था कि हम आराम से वेपर को, गैस को लिक्विड में ला सकते हैं अगर क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया जाए, और लिक्विड को गैस में ला सकते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, तो दूर दूर है पार्टिकल्स, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा हीट चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर आप हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो लिक्विड गैस में चला जाता है, और टेम्परेचर घटा देते हो तो गैस किस में आ जाता है? लिक्विड में आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वाटर बहुत अंदर कूल प्रेजेंट है, ठीक है, और वाटर वेपर जो है बाहर है। अब वो वाटर वेपर जब इस कूल वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है ना, तो उसका टेम्परेचर इमीडिएटली कम हो जाता है। उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो वो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाती है, और आप पानी के ग्लास के आसपास जो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो देख पाते हो, वाटर ड्रॉपलेट्स देख पाते हो। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर हुआ। ठीक है, लिक्विड किस में चेंज हुआ आपका, सॉरी जो वेपर है वो किस में चेंज हुआ? लिक्विड में चेंज हुआ। जो बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। इज दिस क्लियर? कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पर। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर बन सकता है कि एक डेजर्ट कूलर होता है, जो कूलर वगैरह होते हैं वो एक ड्राई डे में बेटर कूल करते हैं देन कंपेयर टू एक जो ह्यूमिड डे है या फिर एक वेट डे है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो कूलर्स होते हैं उनकी कूलिंग बेटर होती है कब? जब ड्राई डे है। ड्राई डे का मतलब है लेस ह्यूमिड, गर्मी वाला दिन है पर जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है वो प्रेजेंट नहीं है। पर अगर बारिश का दिन है, रेनी डे है, वेट डे है, तो उस टाइम जो कूलिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगी, उस कंपैरेटिवली इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसका क्या रीज़न है? अगर डे ड्राइड है यानी एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो कैसी प्रेजेंट होगी? लेस होगी। ठीक है, तो कूलर जो कूलिंग करता है, कूलर जो ठंडक पहुंचाता है वो कैसे पहुंचाता है? इवेपोरेशन से पहुंचाता है। आप देखते हो कि कूलर में पानी भरते हैं, वो पानी भरते हैं तो जैसे नाइट में हमने भरा तो सुबह तक तो वो पानी गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पानी कंज्यूम हो जाता है। वो पानी कहाँ चला गया? सारा का सारा इवेपोरेट हो गया। जब कूलर हम ऑन करते हैं तो फ़ैन तो होता है, साथ में एक मोटर भी उसके अंदर लगी हुई होती है। उसका काम क्या होता है? जो वाटर है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करते रहना कॉन्स्टेंटली। तो जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ना, तो हमारे
हमारे जो रूम की जितनी भी हीट होती है ना वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो वाटर वेपर में चेंज होता है, तो रूम कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, तो जो वाटर है वाटर वेपर में जा रहा है, कौन सा वाटर, जो कूलर में हमने वाटर फिल किया हुआ है वो वाटर वाटर वेपर में जा रहा है, और इस दौरान क्या हो जाता है, हमारे जो रूम की हीट है वो यूज़ हो जाती है पानी की स्टेट चेंज करने में, वाटर की स्टेट चेंज करने में, इसलिए रूम में क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। कई बार आप देखते हो पूरा का पूरा वाटर ड्रॉपलेट ही मुँह पर आता है, क्योंकि फ़ैन का काम यही है उस वाटर को वाटर वेपर में चेंज करे और फिर जो है वो मतलब वाटर वेपर में चेंज हो, रूम की हीट को एब्जॉर्ब कर और कूलिंग हो। बट कई बार डायरेक्ट फ़ैन के जो फ़ैन से वाटर ड्रॉपलेट्स भी हमारे फेस के ऊपर आ जाते हैं, वो वाले वाटर ड्रॉपलेट्स बाद में इवेपोरेट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, इसलिए कूलिंग होती है। पर अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो रेनी डे हुआ है, तो रेन होने के बाद तो एयर में वाटर वेपर की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, अगर रेनी डे है तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होती है, कम होती है ना, हमने पढ़ा था अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एयर तो पहले से ही सैचुरेटेड है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से, इसलिए उसका इवेपोरेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो जो कूलर है वो अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा। इवेपोरेशन के ऊपर तो कूलर काम करता है, अगर इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगी तो कूलर की जो कूलिंग है वो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए कूलर एक ड्राई डे पे बेटर कूलिंग करेगा, और अगर रेनी डे है तो पहले से ही एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वहाँ कूलिंग कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहे कि जब हम कॉफ़ी चाय पीते हैं तो जो एक सॉसर पैन होता है, या मतलब कोई भी ऐसे जैसे ठंडा करके कटोरी में डाल लेते हैं तो ठंडा हो जाता है, ठीक है, उससे हम इजीली पी पाते हैं एज़ कम्पेयर टू कप में। अगर मैंने एक कप में लिया हुआ है, क्लोज कंटेनर में लिया हुआ है, मुझे चाय या कॉफ़ी पीनी है तो उसमें टाइम लगेगा, हम क्या करते हैं उसको जल्दी जल्दी पीना होता है तो उसको किस में डाल देते हैं, बड़े कटोरे में डाल देते हैं, उसको हिलाते हैं और फिर पी जाते हैं। उससे क्या होता है, जैसा जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर होगा आपका, प्लेट ले लिया आपने, सॉसर पैन ले लिया, ओपन कंटेनर ले लिया, कोई भी ओपन कंटेनर लेने से क्या होगा कि जो सारे के सारे जो कॉफ़ी के या चाय के जो सरफेस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्रेड होने की जगह मिल जाएगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा उसको इवेपोरेशन करने की एबिलिटी होगी। मोर द surface area, better will be the evaporation, because when the surface area increases, large amount of water molecules will be in contact with the surroundings, so now they can take the heat from the surroundings and then change from the liquid to the vapor state. Are you following? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सॉसर पैन वाले का, कि why we are able to sip tea or coffee faster from a large cover surface or from a saucer pan better than a cup. तो उसका रीज़न ये है, बिकॉज व्हेन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन when the surface area increases, cooling will be better, evaporation will be more and cooling will be better. surface area बढ़ जाएगा, evaporation ज़्यादा हो जाएगा, cooling better हो जाएगा, तो जल्दी आपकी जो चाय कॉफ़ी है वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, तो उसको कंज्यूम करना पीना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो हमने डिस्कस करे इवेपोरेशन पर। अब आप खुद से भी क्वेश्चंस को रीज़न करना सीखो, कम से कम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आए उसमें आप कुछ भी समझ ना आए तो कम से कम ड्यू टू इवेपोरेशन या इट इज़ द कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, इतना तो मतलब कम से कम लिखना ही ना। ठीक है, सो yes, I'll send the remaining questions of your chapter. Okay.